इसमें बन्नू वाक़े से मुताल्लिक भी कुछ विजुअल्स दिखाए गए, कुछ क्लिपिंग्स दिखाई गई और बताया गया कि कैसे एक प्रोपेगेंडा किया गया और पाक अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। मुसल्लह लोग इस अमन मार्च के अंदर थे जो इस अमन को सबूताज करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पाक फ़ौज के साथ केपी गवर्नमेंट मिल के इस सारे मामले के ऊपर कंसेंसस डेवलप करे ताकि काइनेटिक डोमेन के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं वो जारी रहें। लेकिन वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है और जो रियासत के लिए कम से कम उसकी मफाद में नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो नंबर्स DGISPR ने रखे हैं कि कितने ऑपरेशंस हुए, कहाँ हुए और कितने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जामे शहादत नोश कर गए, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो क्या अब भी जो है वो कंडेम करेंगे या नेगेट करेंगे इस ऑपरेशन को या इस स्ट्रैटेजी को? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल समीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नकवी साहब, अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है और शायद जितनी ज़रूरत अज़्म इस्तेहकाम की आज है शायद ही पहले कभी हो। इन नागुज़ीर हालात के अंदर आप अब भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे? कि PTI का जहां तक ताल्लुक है, PTI हर दहशतगर्दी के ऑपरेशन के फेवर में है एज लॉन्ग एज वो दहशतगर्दी तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो और उसका मकसद दहशतगर्दों को ख़त्म करना हो। अगर दहशतगर्दी के ख़त्म करने के लिबादे में टारगेट कुछ और लोग किए जा रहे हों जिनका ताल्लुक ना हो दहशतगर्दी से, जैसे आज रऊफ हसन साहब को पकड़ लिया गया, हमारे वक्कास को पकड़ा गया जिसको घर से लेके गए और FIR में काटा गया कि जी वो ये कर रहा था और वो ये कर रहा था और ये वो कर रहा था। ये तो ब्रदर नहीं चलता ऐसे में। अच्छा देखिए नकवी साहब, these are two entirely different things now। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ इसके अंदर। सर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सर मेरा सवाल ले लीजिएगा, मेरा सवाल इसी से मुताल्लिक है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नो मैटर व्हाट, वो PTI है या कोई और है, अगर वो ये कहे कि हमारा लीडर हमारी रेड लाइन है और कौमी सलामती शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा लीडर इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी। जाहिर है कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क से ऊपर या कौमी सलामती के मसले से ऊपर नहीं हो सकती सर। इसलिए इस मामले को अलग रखिए, कौमी सलामती के मैटर को अलग रखिए। फैज़ान शमीम नकवी साहब, आप मुझे हिदायत दे रहे हैं या मेरे ओपिनियन चाह रहे हैं? सर आपने जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी का मामला है, देखिए रिस्पॉन्ड किया, मैंने क्या कहा है? मैंने तो कहीं अपने लीडर का जिक्र नहीं किया। सर, लीडर का जिक्र आप फौज के कहने पे लेके आ रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम का ताल्लुक इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों के साथ कैसे है? सुन लीजिए मेरा रिप्लाई। आई हैव नेवर मेंशन्ड इन माय रिप्लाई एनीथिंग अबाउट इमरान खान। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रेंड नहीं बनाती रही कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती कि हमारे मुकदमात पहले हैं, हमारी गिरफ्तारियां पहले हैं? आप ये पूछें क्या PTI कहती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? मुल्क का हमारी कौमी सलामती से क्या ताल्लुक है? तो क्या कौमी सलामती आपकी रेड लाइन नहीं हो सकती सर? रेड लाइन है सर, कौमी सलामती आपकी रेड लाइन नहीं है? मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान में आईन का फॉलो करना मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो हमारी रेड लाइन है। हमारी सिर्फ एक रेड लाइन नहीं है, हमारे पास लोगों के मैंडेट को वापस दिलाना भी हमारी रेड लाइन है। कि ये कोई तुक की बात नहीं होती कि आप जो है लोगों की मर्जी को चुरा लें और फॉर्म 47 अपनी मर्जी से इशू कर दें। ये किसने इजाजत दी है आपको करने की? अज़्म इस्तेहकाम का ताल्लुक रऊफ हसन की गिरफ्तारी या अहमद वकास जंजुआ की गिरफ्तारी के साथ क्या है सर? ये जो हवा में ताली मार रहे हैं ना हाई फाइव लेने के चक्कर में, ये छोड़ दें। जो उस काम सियासतदानों का है, जो हुकूमत का है, वो हुकूमत को करने दें। तो फैज़ान शमीम नकवी साहब, मेरा देखिए ना, सर आई वांट यू टू रिस्पोंड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर सर। स्मगलिंग को रोके, आप जो है दहशतगर्दों को मुल्क के अंदर ना आने दिया जाए, वो सब उनके काम है। हम उनकी हर कुर्बानी को सराहते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रोकना फौज का काम है। मुझे बताइएगा कि अगर गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं, मुल्क में 32,000 मदारसे और 16 गैर रजिस्टर्ड है, तो क्या रजिस्टर करना फौज का काम था? नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराना फौज का काम था? नेक्टा को फॉल करना फौज का काम था? CTD को इफेक्टिव बनाना फौज का काम था सर? जब PTI पावर में थी, दहशतगर्दी कम हुई थी तमाम पिछले रिकॉर्ड से। ये 3 साल के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ी है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतों को इमाम पे मुसल्लत करने की वजह से बढ़ी है।
पीटीआई ने टीटीपी के 4000 दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा सर? क्या ये पीटीआई की हुकूमत में नहीं छोड़े गए? आपके पास कहीं उनके माथे पे लिखा हुआ है कि वो दहशतगर्द हैं? मेरे पास वो वायदा है, लोग नहीं हो सकते। मेरे पास वो एग्रीमेंट है जो आपने टीटीपी के लोगों के साथ किया हो चुके थे। अभी तो आप यास्मीन राशिद को भी दहशतगर्द कह दें, जो पाकिस्तान की फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ रह चुकी हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की 35 साल खिदमत की है। अब उनको जब वो उनकी उम्र 75 साल हो जाए तो आप उनको दहशतगर्द कह दीजिए। सर, अगर आप अपनी सियासत से बालातर होके बात करें तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बात करूं ना सर। दहशतगर्दी के 4 मुकदमों में डाला हुआ है। मैं पाकिस्तान का टैक्स पेयर हूं, मैंने अपनी जिंदगी जो है सर्व की है। आप मुझे दहशतगर्द कर दें और उसके बाद अगर मुझे रिहा कर दिया जाए तो फिर कहा जाए कि ये आपने दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। अब मेरा सवाल ले ले सर, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को कहना कि दहशतगर्द है या गद्दार कह देना, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मेरा ताल्लुक उस काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ है जो हकीकी दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, जो वेस्टर्न बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और एक सूबा उसकी जद में है, हमारी सिविलियन जो आबादी उसका निशाना बन रही है। व्हाई डोंट वी आइडेंटिफाई and just develop a consensus कि we have to fight against our common enemy sir, which is TTP, which is banned outfit। उस पर हम consensus develop क्यों नहीं कर सकते फिरदौस शमीम नकवी साहब? मेरा सवाल तो ये है सर। फौज को फैसला करना है कि पहले वो डिस्टिंग्विश कर ले कि देयर आर नो गुड और बैड तालिबान। ये जो गुड तालिबान की थ्योरी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थ्योरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ है। सर, you brought this to Pakistan by the way, sir। सारे तालिबान को क्या कहते हैं? नाम सारे तालिबान को गुड। ये आईपीपीज़ अवाम का खून चूस रहे हैं, और ये कैसे खून चूस रहा है और अवाम पर किस तरह से इसका बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, इस मुतालिक साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए, जिनको सुनकर लर्जा तारी हो जाता है। गौहर एजाज की बकौल रवा साल के पहले 3 माह के दौरान खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियाँ की गई, जबकि मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब 150 अरब रुपए अदा किए गए। गौहर एजाज की बकौल IPPs में से आधे प्लांट्स 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। बिजली पैदा नहीं करते, 10 अरब माहाना पहुंच जाता है। गौहर एजाज मजीद कहते हैं कि हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। वो मजीद कहते हैं कि 106 में से 50% प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 10% माल बना रहे हैं, और उनमें से 25 ऐसे हैं जो सिफर पर चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी की मद में अदायगी हो रही है। गौहर एजाज साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं। अगर वो 106 का आधा 53 बनता है, 25 ऐसे हैं जो जीरो पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते हमारा मुल्क अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये 2.8 ट्रिलियन की बात करना शुरू हो गए हैं। मेरा तो पूरी डिफेंस का बजट 2.2 ट्रिलियन है, जो चल ही नहीं सकते। जो 20 साल में उन्होंने 50 अरब रुपए लगाया था, 40,000 करोड़ प्रॉफिट कर चुके हैं। यहाँ पे एक एक प्लांट को हजार करोड़ बंद प्लांटों को दे दिया जाता है, कहते हैं एग्रीमेंट है। ये हमारे एनर्जी सेक्टर का नासूर है। इसको जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा कौन, करना कौन चाहता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की या तो पुष्पनाई कर रहे हैं या खुद IPPs वो प्लांट्स रखते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें अशराफिया बैठी हुई है। वो अशराफिया जो आवाम से पैसे लेती है और बिजली के बिलों की सूरत में हर महीने जाते हैं और आम आदमी रुल जाता है, लेकिन वो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। मैं चाहता था कि आज आम आदमी की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते दिखाते कि आम आदमी इस हवाले से जो बिजली का बिल लेके खड़ा हुआ और वो कहता है कि किसी ने अपनी मोटर बाइक बेच दी है, किसी ने अपने घर का रूम कूलर बेच दिया है कि जिससे वो गर्मी कम से कम दूर कर सकता था, बच्चे उसके कुछ चैन की नींद सोते थे, वो 2 गुर्दे लेके खड़ा हुआ है कि अब यही रह गया है, फिर अपना आप बेच दें और बिजली के बिल अदा करें। अगर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जान छुड़ानी है तो जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं 40 खानदानों की बात करो और अशराफिया की बात करें, यकीनन ये टॉप पे चेंज लाना पड़ेगा, तभी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस।